940 करोड़ रुपए की संपत्ति, 6000 करोड़ की सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट, इन सब के बीच एक नाम जो अमित शाह से लेकर बीजेपी दिल्ली के मौजूदा अध्यक्ष तक की तस्वीरों में गलबहियां करते हुए नजर आता है। ये कहानी है विकास गर्ग की, बीजेपी दिल्ली की इकोनॉमिक सेल का कन्वीनर, जिसे ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया है। हजारों करोड़ रुपए के महादेव सट्टेबाजी घोटाले की रकम को हेर फेर करने का आरोपी है। आखिर नेताओं के साथ दिखने वाला विकास गर्ग है कौन? जब मीडिया रिपोर्ट्स में जुलाई 2025 में ही इसका नाम पूरे स्टॉक मैनिपुलेशन नेटवर्क से जुड़ गया था, तो ईडी ने एक साल बाद गिरफ्तारी क्यों की है? रेड मारी गई थी, संपत्तियां अटैच की गई थी, लेकिन वजह किसी को नहीं बताई गई। इस खामोशी के पीछे कौन सी सियासी वजह छुपी थी और क्या इसका कोई ताल्लुक विकास गर्ग की बीजेपी के अंदर मौजूद पहुंच से भी है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। साल था 2018। छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले दो दोस्त सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव बुक ऑनलाइन नाम से एक ऐप शुरू करते हैं। इस ऐप के तहत और भी दूसरी ऐप्स और वेबसाइट्स चलाई जा रही थी, जैसे स्काई एक्सचेंज, रेडी एनएक्स, रेडी अन्ना पेस्ट्रो प्रो। ये सब खुद को स्पोर्ट्स इनसाइट्स प्लेटफॉर्म बताया करते थे। इस एक ऐप में कई तरीके के गेम्स थे, यहां तक कि देश में होने वाले चुनाव के नतीजों तक पर सट्टेबाजी की जा सकती थी। सबसे खास बात, इस ऐप को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स से एडवर्टीजमेंट्स भी कराए जा रहे थे। इनकी कमाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फरवरी 2023 में इसके मालिक सौरभ चंद्राकर दुबई में करीब 200 करोड़ रुपए की एक आलीशान शादी करते हैं, जिसमें कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स को प्राइवेट जेट से भी बुलाया जाता है और पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। लेकिन ये दिखावा ही इन्हें बहुत महंगा पड़ जाता है। कंपनी ईडी की नजर में आ जाती है। मुंबई, भोपाल, कोलकाता और रायपुर सहित देश भर में इनके 39 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी जाती है। लगभग 417 करोड़ की संपत्ति और कैश जब्त किया जाता है। रेड मारने के बाद ईडी को पता चलता है कि मामला कोई 100-500 करोड़ का नहीं है, हजारों करोड़ का है। ईडी को पता चलता है कि सट्टे के पैसे को भारत के शेयर मार्केट और बड़े बिजनेसमैन तक पहुंचाने के लिए हवाला ऑपरेटर्स और फर्जी कंपनियों के बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। नवंबर आता है 2023। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी 5 करोड़ 39 लाख कैश के साथ एक कैश कुरियर असीम दास को पकड़ लेती है और दावा करती है कि ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव खर्च के लिए 508 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी भेजी है। लेकिन दावा खोखला निकल जाता है। असीम दास अपने बयान से मुकर जाता है। चुनावी माहौल था। ईडी आईटी मंत्रालय को सिफारिश भेजती है। आईटी एक्ट 69 का इस्तेमाल करके महादेव बुक ऑनलाइन समेत 22 इलीगल बेटिंग एप्स और वेबसाइट्स को भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है। इस पूरे सिंडिकेट में अब बारी थी उन बॉलीवुड एक्टर्स की जो इस ऐप का प्रमोशन कर रहे थे। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी और कपिल शर्मा जैसे स्टार से अब पूछताछ की जाती है। अब आता है दिसंबर 2023। इंटरपोल एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। नोटिस के आधार पर ऐप के को फाउंडर रवि उप्पल को दुबई पुलिस हिरासत में लेती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट्स एक्सट्राडिक्शन प्रोसीडिंग्स विद द गवर्नमेंट ऑफ दुबई टू ब्रिंग रवि उप्पल बैक टू इंडिया। अब साल आता है 2024 और 25। एंट्री होती है दिल्ली बीजेपी के इकोनॉमिक सेल के संयोजक और बड़े बिजनेसमैन विकास गर्ग की। साल 2025 में ईडी पहली बार विकास और उनकी कंपनियों तक पहुंचती है और ये बात खुद विकास लाइफ केयर कंपनी ने 18 अप्रैल को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी गई अपनी फाइलिंग में बताया है। ये डिस्क्लोजर सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत किया गया। इसके बाद 16 अप्रैल को महादेव बेटिंग ऐप केस में देश के कई शहरों में एक साथ छापेमारी फिर से की जाती है। 21 अप्रैल को ईडी की तरफ से एक बयान आता है। तलाशी के दौरान पता चलता है कि कुछ कंपनियों के प्रमोटर्स ने आरोपियों के साथ मिली भगत की और ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते हुए एजेंट्स और बिचौलियों की एक पूरी चेन के जरिए इन कंपनियों के शेयर प्राइस में हेराफेरी की है, मैनिपुलेशन किया है, ताकि कंपनी की वैल्यूएशन को मैनुअली बढ़ाया जा सके। लेकिन इस बयान में ईडी किसी भी कंपनी या प्रमोटर का सीधे तौर पर नाम नहीं लेती है। अब आता है सितंबर 2025। विकास लाइफ केयर कंपनी अपनी 2024 और 25 की एनुअल रिपोर्ट जारी करती है और मानती है कि ईडी ने
पीएमएलए के तहत कंपनी के अधिकारियों समेत कई लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। स्क्रोल ने इसकी पड़ताल की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की ई कोर्ट्स वेबसाइट पर ऐसी कोई याचिका मिलती ही नहीं है। यानी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के दावे का कोई सबूत हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं पाया जाता। हालांकि अप्रैल 2026 की कोर्ट प्रोसीडिंग्स से यह पता चलता है कि विकास गर्ग ने पीएमएलए एपीलेट ट्रिब्यूनल में ईडी की रायपुर ब्रांच के खिलाफ अपील दायर तो की है और यही ब्रांच महादेव बेटिंग ऑपरेशन की जांच भी कर रही है। इसके बाद जुलाई 2025 में इंडिया टुडे कुछ अफसरों से मिली जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। बताया जाता है कि ईडी को शक है कि एक तिबड़ेबाला नाम के व्यक्ति की विदेशी कंपनियों ने महादेव ऐप से खूब पैसा कमाया और उस पैसे को भारत की लिस्टेड कंपनीज में, जिसमें खासकर विकास गर्ग की कंपनियां शामिल हैं, उनमें निवेश किया है, उनमें इन्वेस्टमेंट किया है और उनके स्टॉक प्राइसेस को गलत तरीके से बढ़ा दिया है। कौन है तिबड़ेबाला? जुलाई 2025 से चलिए मार्च 2024 में ईडी एक प्रेस रिलीज में एक बिजनेसमैन को बड़ा हवाला ऑपरेटर करार देती है और कहती है कि ये वही बिजनेसमैन है जिसने महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स और स्काई एक्सचेंज के मालिकों के साथ पार्टनरशिप की थी। ये बिजनेसमैन था कोलकाता का रहने वाला, लेकिन रहता था दुबई में और इसका नाम था तिबड़ेवाला, हरिशंकर तिबड़ेवाला। ईडी चंद्राकर, उप्पल और तिबड़ेवाला जैसे नामों को प्रेस रिलीज के जरिए सार्वजनिक कर रही थी, लेकिन इसमें विकास गर्ग का नाम कभी सामने नहीं आया। नाम छुपा कर रखा गया क्योंकि विकास गर्ग के कनेक्शंस बड़े बड़े लोगों से थे। जुलाई 2025 में ही मीडिया रिपोर्ट्स में उसका नाम इस पूरे स्टॉक मैनिपुलेशन नेटवर्क से जोड़ा जा चुका था। फिर भी पूरे एक साल बाद जुलाई 2026 में जाकर ऑफिशियली इस नाम का खुलासा हो पाया। विकास गर्ग बीजेपी के एक पुराने परिवार से ताल्लुक रखता है। इसके पिता नंद किशोर गर्ग बीजेपी की टिकट पर दिल्ली की त्रिनगर सीट से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। अगस्त 2024 में विकास गर्ग को बीजेपी दिल्ली की इकोनॉमिक सेल का कन्वीनर बनाया गया था, यानी पार्टी के अंदर आर्थिक मामलों को देखने वाली टीम का मुखिया। विकास के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बीजेपी के नेताओं के साथ काफी सारी तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें विकास अमित शाह, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, ओम बिरला और मनोज तिवारी जैसे बड़े बड़े नेताओं के साथ तो दिखता ही है। He also appears in a photograph with well-known news anchor Arnab Goswami, and the nation wants to know why. I will tell you. विकास गर्ग विकास लाइफ केयर लिमिटेड और विकास एकोटेक लिमिटेड नाम की कंपनीज का प्रमोटर है, मालिक है। ये केमिकल्स बनाने का काम करती हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी हैं। इसके अलावा ये एबिक्स लिमिटेड से भी जुड़ा हुआ है, जो एक ग्लोबल डिजिटल और फाइनेंशियल एक्सचेंज कंपनी है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज जो अमेरिका का है, दोनों पर लिस्टेड है। जब 2022 में सेंट्रल एजेंसीज महादेव ऐप के प्रमोटर्स के पीछे पड़ी हुई थी, तब कई खुलासे हुए थे। खुलासे कि इन लोगों ने सट्टेबाजी से जो पैसा कमाया है, बेनामी बैंक अकाउंट्स, क्रिप्टो करेंसी और हवाला नेटवर्क के जरिए उसको व्हाइट मनी में पहले तब्दील किया है। एंड अ पोर्शन ऑफ दिस मनी वाज आल्सो एलिजिडली यूज्ड टू मैनिपुलेट द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान विकास गर्ग की लिस्टेड कंपनीज में दुबई और कोलकाता के कुछ ऐसे लोगों और कंपनियों ने इन्वेस्ट किया था जिन पर आगे चलकर 2024 में महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े होने का आरोप लगा। वहीं विकास लाइफ केयर लिमिटेड की सितंबर और दिसंबर 2022 की शेयर होल्डिंग डिस्क्लोजर से पता चलता है कि दुबई की एक कंपनी एकोटेक जनरल ट्रेडिंग LLC की इसमें 1.76% की हिस्सेदारी थी, जिसकी कीमत उस वक्त करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई थी। मार्च 2023 तक आते आते कोलकाता की 5 और कंपनीज ने विकास लाइफ केयर के करीब 8% शेयर खरीद लिए थे। क्यों खरीद रहे थे? ताकि इनके शेयर बढ़ाए जा सकें। इन कंपनियों के नाम थे ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, डिस्कवरी बिल्डकॉन, ड्रीम अचीवर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, फॉरेस्ट विनकॉम और स्वर्ण भूमि वाणिज्य। और इस पूरे निवेश की कीमत करीब 38 करोड़ रुपए थी। इन सब ने शेयर खरीदे इनके। सबसे अजीब बात थी कि इन सभी कोलकाता वाली कंपनीज का एक कॉमन डायरेक्टर था, सूरज चोखानी। वही सूरज जिसे ईडी ने मार्च 2024 की अपनी एक प्रेस रिलीज में कोलकाता के ही उस बिजनेसमैन हरिशंकर तिबड़ेवाला का एसोसिएट बताया था। स्वर्ण भूमि वाणिज्य कंपनी की सितंबर 2023 तक विकास एकोटेक में भी 1.1% की हिस्सेदारी थी, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा ये भी बताता है कि 2023 खत्म होते होते इन सभी निवेशकों ने विकास गर्ग की कंपनीज में से अपने अपने शेयर बेच दिए, यानी सही वक्त देखा और मुनाफा लेकर ये लोग तो निकल लिए। सबसे खास बात,
ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक ये सभी 6 निवेशक इन्वेस्टर्स यानी कोलकाता की 5 कंपनीज और दुबई वाली कंपनी, इन सभी पर महादेव बेटिंग ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का हिस्सा होने का आरोप लग चुका है। इसका सबूत भी मौजूद है। मार्च 2024 में एजेंसी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इकोनॉमिक ऑफेंस ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो को एक चिट्ठी लिखी थी और इसके अलावा फरवरी 2024 में भी एक फ्रीजिंग ऑर्डर भी जारी किया गया था जिसमें इन कंपनियों के नाम दर्ज थे। साथ ही संसद के रिकॉर्ड में भी इन कंपनीज के नाम दर्ज हैं। अगस्त 2024 तारीख याद रखिए, वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक जवाब के तहत एक लिस्ट सार्वजनिक की थी जिसमें उन 1500 कंपनीज के नाम शामिल थे जिनके खिलाफ 2019 से 24 के दौरान ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत चार्जशीट दाखिल की थी और इसी लिस्ट में इन कंपनीज के नाम भी मौजूद हैं 2024 में। इस बीच भारतीय एजेंसियां लगातार इस ऐप के असली प्रमोटर्स को भारत वापस लाने के लिए और उन पर मुकदमा चलाने की कोशिश में जुटी हुई हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि उप्पल को दिसंबर 2023 में यूएई पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन नवंबर 2025 में वो हिरासत से फरार हो गया और सौरभ चंद्राकर को ओमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे फिलहाल भारत वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। 2024 में, मैं फिर से कह रहा हूँ, तारीख याद रखिए, सब पता था। बाकी इन सब लोगों की, सौरभ की या उप्पल की, इन सब की गिरफ्तारी भी हो रही थी, लेकिन ईडी ने विकास गर्ग को नहीं पकड़ा, 1 साल तक नहीं पकड़ा। ईडी ने विकास गर्ग और उसके परिवार और उसकी कंपनी से जुड़ी 940 करोड़ रुपए की संपत्ति को अब जाकर अटैच किया है। इसमें रिहायशी प्रॉपर्टीज, जमीन, इक्विटी शेयर्स और दूसरी तमाम सिक्योरिटीज शामिल बताई जा रही हैं। ईडी ने इन संपत्तियों को अपराध की कमाई अब जाकर बताया है। अब सोचने वाली बात फिर से मैं कह रहा हूं वही है, जब बाकी आरोपियों के नाम ईडी उसी वक्त अपनी प्रेस रिलीज में उजागर कर रही थी तो विकास गर्ग का नाम जब सामने आया तभी डिस्क्लोज क्यों नहीं कर दिया गया? 1 साल क्यों लगा? इस 1 साल में क्या कोई इंतजाम किए जा रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला 4-5 हजार करोड़ का हो और 940 करोड़ में निपटाया जा रहा हो और इसी के लिए 1 साल और चाहिए था? सवाल तो कई सारे हैं, वो हम उठाते रहेंगे। आप भी कुछ कीजिए, कमेंट में अपनी राय देते रहिए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।